नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 GS सेक्शन, स्पेशली हिमाचल प्रदेश TGT JVT टेट कमीशन 2025 एंड 26। इसके अंदर हम बात करने वाले पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और महत्वपूर्ण प्रावधान, उनसे संबंधित ये जो है टेस्ट सीरीज आपकी डिस्कस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है आपने देखा होगा कि अनेक जो है एग्ज़ाम के अंदर, अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर जो है बहुत सारे आर्टिकल्स और आपके जो है इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो आपके एग्ज़ाम के अंदर पुट किए जाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो आते हैं उसको लेकर के हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सेशन में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका किसी प्रकार का डाउट सेशन रहता है, तो डाउट रहता है या प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा। हम आपकी समस्या या फिर प्रॉब्लम्स को या फिर डाउट को आपके जो है कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन से पहले पढ़ने से पहले हम आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो इसमें से आपकी रिवीजन से आपको इससे रिविजनली टेस्ट सीरीज होगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से आपके आर्टिकल आपने पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े हैं। जो से नहीं पढ़े हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है। महाभियोग को बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट सिस्टम। इम्पीचमेंट सिस्टम आपका आर्टिकल 60, 80, 61 या 108। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कि ऑप्शन नंबर सी में 61 के अंदर क्या बताया गया है, इम्पीचमेंट सिस्टम। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति आपका जो है ये राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले पद से हटाने के लिए ये आपका जो है प्रक्रिया लगाई जाती है, या राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रावधान आपका लाया जाता है संसद के द्वारा, ठीक है, उसको हम महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। ये जो प्रावधान है दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया का, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, और भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 61 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 60 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है आपका आर्टिकल नंबर 61 के 60 के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 108 में जॉइंट सेशन के बारे में बात की गई है, और आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो चारों के चारों हमने ऑप्शन जो है यहाँ पर वो आपके सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा एक अनुच्छेद सिक्किम से संबंधित है, यानी सिक्किम जो है उससे रिलेटेड कौन सा है, या सिक्किम को कौन से एक अनुच्छेद के तहत जो है वो भारत का राज्य जो है बनाया गया, और किस तरीके से उसको स्पेशल जो आपके जो प्रावधान है वो आपके सुनिश्चित किए गए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 71, आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर 21 का ए, या फिर आपका 71 का ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 21 का ए। सबसे पहले आपने ध्यान रखना दोस्तों कि जो आपका 34वां जो संशोधन हुआ था संविधान में, ठीक है, 34वां जो आपका संशोधन हुआ था संविधान में, उसके तहत जो है आपको सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था, और 35वें संशोधन के तहत इसे सह राज्य बनाया गया था, जबकि 36वें संशोधन के तहत जो है इसको पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में आपका जो है भारत में शामिल किया गया था, और भारत का इसको 22वां राज्य बनाया गया था। किसको, सिक्किम को। और इसे आर्टिकल दिया गया था 21 का ए, स्पेशल 21 नहीं है दोस्तों, 2 का ए, ठीक है, 21 नहीं है बल्कि 2 का ए है। थोड़ा ऑप्शन गलत पड़ गया, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 2 का ए, रिलेटेड टू सिक्किम। तो यहाँ पर थोड़े ऑप्शन गलत डल गए हैं, तो ये आपका 2 का ए होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास दिया गया, भारतीय संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है। भारतीय संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, 81, 82, 79 या 85। तो आपने ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 79 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 में क्या बोला गया है कि संसद होगी, भारत में एक क्या होगी, संसद होगी। संसदीय शासन प्रणाली हमने ग्रेट ब्रिटेन से ली है, और संसद के आपके 2 सदन होंगे, जिसका नाम होगा लोकसभा एंड राज्यसभा। जबकि ठीक है, सदन कितने होंगे, 2,
और भाग कितने होंगे 3। तीसरा भाग, अगर भाग की बात करें तो प्रेसिडेंट। आर्टिकल 80 में बात की गई है आपका राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में, और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो ये यहाँ भी आपने ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है? आर्टिकल 222, 223, 224 या 324? आर्टिकल नंबर 32 आपका जो है 4, आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है। चुनाव आयोग जो 3 स्तरीय आपका आयोग है या 3 सदस्यीय आयोग है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने ध्यान रख लेना। ये 3 सदस्यीय आयोग होता है जिसके 1 मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आपके जो है मुख्य आयुक्त होते हैं। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर, सूचना का अधिकार उल्लेखित है 12, 19, 19 का ए या फिर 22 का ए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आता है? 19 के ए में इसको संकलित किया गया है और इसे सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया कब? 2005 में। कब बनाया गया था? 2005 में। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया है कि संसद का संयुक्त जो अधिवेशन है वो बुलाने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? संसद का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल नंबर 108, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की, और आपका जो है राष्ट्रपति इसे बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन में मतों के बराबर होने पर आपका जो है लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस जो प्रेसिडेंट है उसके पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 163, 152, 63 एंड 64। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 63 में क्या बोला गया है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति के कार्य और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जबकि राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, ठीक है। और आर्टिकल 64 में बोला गया है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। आर्टिकल नंबर 163 में सीएम के बारे में बात की गई है और आर्टिकल नंबर 152 में बात की गई है किसके बारे में? आपका जो है 152 की अगर बात करें तो 152 में राज्यपाल की कार्य शक्तियों, राज्यपाल के पद के बारे में बात की गई है, ठीक है, 52-53 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि आर्टिकल नंबर 64 में क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब होता है कि आपका वो फिक्स पहले ही होगा कि राज्यसभा का बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल नंबर 72 की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 72 की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं दंड परिवर्तन या क्षमादान का अधिकार आर्टिकल नंबर 72 के अंदर राष्ट्रपति के पास है। वो आपका कोर्ट मार्शल, फांसी की सजा या फिर आपकी आजीवन कारावास को यहाँ पर कम अथवा अधिक बढ़ा सकता है, या फिर मृत्युदंड की जो सज़ा है या फिर कठोर कारावास को साधारण में बदल सकता है, या साधारण को जो है कठिन कारावास में बदल सकता है। यानी दंड को परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास आर्टिकल नंबर 72 के अंदर है, जबकि जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मतलब इलेक्टोरल जो कॉलेज है राष्ट्रपति का, उस जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति को आपका चुनाव में वोटिंग करते हैं उसको निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो ये कौन सी आर्टिकल में आता है? 55, 54, 58 या 52? 52 में तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आता है, 53 में उसकी शक्तियों के बारे में बात किया गया है और 54 में उसके निर्वाचन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचक मंडल। 55 में उसकी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, जिसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। ये जो पद्धति है लगाई जाती है
और 54 में आता है उसका निर्वाचक मंडल के उल्लेख। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? ठीक है, संसद के, लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, टोटल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के सदस्य, ये सभी लोग क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि राष्ट्रपति बनने के लिए संसद में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की स्वीकृति की अनिवार्यता। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जो अनिवार्यता है उसका जो प्रावधान है कौन से आर्टिकल में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 57, ऑप्शन नंबर बी है 58, सी है 60 और डी है 65। तो इसका जो अनिवार्यता, देखो दोस्तों, ये जो आपका जो कोटेशन है ये राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए, ठीक है, और वो लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक की स्वीकृति होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है कहाँ पर उसका उल्लेख आता है? आर्टिकल नंबर 58, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है कौन सी आर्टिकल में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 352, ऑप्शन नंबर बी 355, ऑप्शन नंबर सी 360 एंड ऑप्शन नंबर डी 356। तो राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ऑप्शन नंबर ए 352 में आता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर 350 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रबंध के बारे में बात की गई है। 360 में वित्तीय आपातकाल आता है और 356 में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, जो राज्यपाल के परामर्श से ही कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? सेंट्रल मिनिस्ट्री जो आपकी जो है, या सेंट्रल जो आपकी मिनिस्टर जो काउंसिल है उसके बारे में बात की गई है। जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 74, 73, 75 या 69। तो 69 में तो बात की गई है आपका जो है राज्य विधानमंडल के बारे में। 69 में क्या बात की गई? राज्य विधानमंडल के बारे में बात की गई है। 73 में आपका जो है बात की गई है मंत्रिमंडल के बारे में कि एक राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने की जो कार्य हैं वो 74 के अंदर की गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है हमारे पास केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ तो पूछा गया है कि सम्मान कार्य हेतु सम्मान वेतन देने का प्रावधान, कि सेम काम करने पर सेम वेतन देने का आपका जो प्रावधान है इनमें से कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 319, आर्टिकल नंबर 48 या ऑप्शन नंबर डी यानी भाग नंबर 4। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में क्या आता है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन को सुनिश्चित करना, जो ये डीपीएसपी के अंदर आपका जो है बात की गई है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर बात की गई है। और नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में आते हैं? चौथे भाग में आते हैं, जिनको कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दुर्बल कमजोर वर्गों की सहायता करना क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो कमजोर एवं दुर्बल वर्ग या फिर आपका जो है आपकी उनकी सहायता करना, और तो उनका क्या है, हमारा क्या है? तो हमारा मौलिक कर्तव्य के अंदर इसका उल्लेख नहीं है, कानूनी अधिकार भी ये नहीं है, मौलिक अधिकार ये भी नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, सरकार का दायित्व बनता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि कमज़ोर और दुर्बल वर्गों की वो निरंतर सहायता करे, जनसहयोग के इसके संदर्भ में कार्य करें। तो ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का एक पहलू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, दल बदल का कानून लगता है, यानी जो दल बदल जो यानी आपका जो है 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जिसको कि 1985 में भारतीय संविधान के अंदर पहली बार जो है वो मर्ज किया गया था, दल बदल कानून व्यवस्था। तो ये किसके ऊपर लगता है? सभी प्रतिनिधियों पर लगता है, या फिर हारे हुए प्रतिनिधि पर लगता है, जीते हुए प्रतिनिधि पर लगता है, या बी और सी यानी हारे और जीते हुए प्रतिनिधि दोनों पर लगता है? तो पहली बात तो आपने ध्यान रखना दोस्तों, ये जो दल बदल का कानून है ये केवल जीते हुए प्रत्याशी पर ही लगता है। यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार है और वो जीतने के पश्चात जो है किसी प्रकार की पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसके ऐसी स्थिति में उसके ऊपर दल बदल का कानून लगाया जा सकता है। और जब व्यक्ति के ऊपर दल बदल का कानून लगता है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट कब बनाया गया था?
तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी क्या है, वो लीगल राइट है और आर्टिकल नंबर 300 के ए में है, आर्टिकल नंबर 300 के ए में है और अभी कैसा अधिकार है, वो लीगल राइट है अभी। परंतु पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट इसको कब बनाया गया था। फंडामेंटल राइट इसको तब बनाया गया था जब 9वीं अनुसूची को आपका जो है संविधान में जोड़ा गया था 1951 में पहला संशोधन के तहत। पहले संशोधन के तहत जो है संपत्ति अधिग्रहण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद जो है आपका जो है इसके अंदर जो है आपका इसको मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण का प्रावधान कहाँ पर क्या क्या है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटीज़ के लिए शिक्षा का जो आपका प्रोटेक्शंस है वो कहाँ पर उनको देने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए यानी आपका जो है 242 आर्टिकल नंबर, 138 आर्टिकल नंबर, 29 या फिर 30। अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण आर्टिकल नंबर 29 इज करेक्ट आंसर और उनके आर्टिकल नंबर 30 इज करेक्ट आंसर और 29 में क्या किया गया है, उनके हितों का संरक्षण किया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में और शिक्षा का संरक्षण 30 में। तो 30 आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग किया गया है कितने बार, केवल 7 बार, 3 बार, 2 बार या 5 बार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 2 बार। कितने बार किया गया है, केवल 2 बार। कहाँ पर 2 बार वर्णन आता है, जबकि यहाँ जहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य, इस प्रकार से जब ये शुरू होती है प्रस्तावना, तो इसमें केवल 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग किया गया है और इसमें केवल 1 बार जो है आपका संशोधन किया गया है। ठीक है, 1 बार इसमें संशोधन हुआ है और 2 बार इसमें भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत गणतंत्र कब बना, यानी इंडिया को रिपब्लिक कब घोषित किया गया था, 1947, 1949, 1950 या 1948। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और जब भारत का संविधान लागू किया गया था तब इसको जो है भारत में जो शासन की शक्तियां हैं वो जनता को समर्पित की गई थी और जनता को समर्पित करने का उद्देश्य है जनता का शासन यानी गणतंत्र। तो भारत जो गणतंत्र बना था वो कब बना था, 1950 में। ठीक है, और जो गणतंत्र शब्द है हमारे संविधान में वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि किसकी सुनवाई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आती। इनमें से कौन सा ऐसा एक मुकदमा है, कौन सा ऐसा एक केस है जो आपका जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है तो उसके अंतर्गत किस एक प्रकार के मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है। राज्यों के विवाद का मतलब है 2 राज्यों के विवाद, 2 राज्य यानी आपका 2 राज्यों के बीच की विवाद की सुनवाई, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद, या फिर राष्ट्रपति निर्वाचन समस्या या फौजदारी मुकदमा। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना, यदि 2 राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है तो उनका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत। तो ये तो आता है बिल्कुल। केंद्र और राज्यों के यदि एक तरफ से केंद्र और दूसरी तरफ से राज्य, इन दोनों में केंद्र और राज्यों में यदि विवाद हो जाए तो उसका निपटारा भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत। राष्ट्रपति निर्वाचन, उपराष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्याओं को भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाती है। जबकि फौजदारी मुकदमा जो है, फौजदारी, दीवानी या संवैधानिक मुकदमा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ये जो मुकदमा है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि किस स्थिति में केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, यानी कौन सी ऐसी स्थिति है जब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। हालांकि केंद्र के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के विषयों पर जो है वो दोनों केंद्र बना सकती हैं, केंद्र भी और राज्य भी। परंतु यहाँ पूछा है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कब कानून बनाएगी। ऑप्शन नंबर ए है विधानसभा यदि भंग हो जाए,
ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल यदि त्यागपत्र दे दें, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति यदि शासन लग जाए, और ऑप्शन नंबर डी है यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाएगा तो पूरे देश में लागू रहेगा, और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो पूरे देश की जो शासन की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है, और राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी आपका जो है केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। ऐसे समय में राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, और राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने के बाद जो है राज्य की समस्त जो आपके जितने भी विषय हैं, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो है हमारे पास जो है केंद्र सरकार या फिर आपका आपातकाल से संबंधित, ठीक है, कानून बनाने से संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास आज की मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है। यानी किसी हाई कोर्ट की बात हो रही है दोस्तों, किसी हाई कोर्ट के अंदर जो है, हाई कोर्ट की अगर बात करें तो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जजों की संख्या को इंक्रीज करने का अधिकार किसके पास होता है। संसद यानी पार्लियामेंट के पास होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास होता है, या राज्य विधानमंडल के पास होता है, गवर्नर के पास होता है, या राष्ट्रपति के पास होता है। तो अगर किसी हाई कोर्ट की बात करें, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में यदि इंक्रीजिंग करना है तो किसके पास अधिकार होता है, राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। परंतु सुप्रीम कोर्ट में जजों को इंक्रीज करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, वो संसद के पास होता है। संसद ही किसी राज्य के संसद ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को इंक्रीज कर सकती है, और जबकि किसी हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीशों को जो बढ़ा सकता है या घटा सकता है कौन, राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये तो हमने बात करी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए आपको लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड प्रमुख प्रावधान। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।